अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी और थर्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं और आप जर्मनी में रहते हैं, आपके यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी आपने स्टैंडर्ड में रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जो सबके लिए है। इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के लिए है, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि अगर आप जर्मनी में रहते हैं और जर्मनी में रहते हुए आपके पास डुअल नेशनलिटी है, यानी कि जर्मनी की नेशनलिटी है और पाकिस्तान की नेशनलिटी है, या फिर जो है ना आपके पास सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी है और जर्मनी के अंदर आप किसी भी रेजिडेंस कार्ड के ऊपर रह रहे हैं, यानी कि कोई भी आपका रेजिडेंस स्टेटस है, और यहाँ रहते हुए अगर आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो आपने उस बच्चे की रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, यानी कि उसकी स्टैंडर्ड आमद में बर्थ की रजिस्ट्रेशन के अलावा आपने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन उसकी कैसे करवानी है और पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स कैसे हासिल करने हैं। आप इन तमाम प्रोसेसेस के बारे में जानने के लिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलें, मैं आपको सारा डिटेल से बताता हूँ। जब मैंने अपने बच्चे की बर्थ की रजिस्ट्रेशन के लिए रब्ता किया था ना फ़ोन पे, तो उन्होंने फिर मुझे ये ईमेल की थी जिसके अंदर उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। आपका बच्चा जिस इलाके में पैदा हुआ है उसी इलाके के स्टैंडर्ड आमद में आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। आप चाहे हैसन स्टेट में रहते हैं और बच्चा आपका थुरंगिया स्टेट में पैदा हुआ है तो आपने थुरंगिया स्टेट के स्टैंडर्ड आमद में ही रजिस्ट्रेशन करवानी है। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको अपने बच्चे की बर्थ को रजिस्टर करवाने के लिए, आपका बच्चा जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ है उस हॉस्पिटल से आपने ये बूट्स अनसाइगे लेना है। बूट्स अनसाइगे कहते हैं आपके बच्चे की जन्म पत्री, आपके बच्चे की जन्म पर्ची जो आपको हॉस्पिटल वाले बना के देते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस टाइम पे इतने बजे आपका बच्चा पैदा हुआ है, वो ले रही है साथ। और उसके साथ आपने क्या करना है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जिसमें शामिल है आपका और आपकी वाइफ का पासपोर्ट, फिर उसके बाद आपका और आपकी वाइफ का रेजिडेंस कार्ड जो भी आपके पास है जर्मनी के अंदर। उसके बाद फिर आप दोनों का, यानी कि माँ और बाप, उन दोनों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी जर्मन के अंदर आपने ट्रांसलेशन करवा के लेके जानी है और साथ उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है। फिर उसके बाद आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको आपने ओरिजिनल भी साथ लेके जाना है और साथ उसकी आपने सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करवा के लेके जानी है। फिर आपने एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखनी है अपने हाथों से कि मैं अपने बच्चे का जो लास्ट नेम है ना, जिसको फैमिली नेम कहते हैं, वो मैं अपना देना चाहता हूँ एज ए फादर, या फिर जो ना मैं उसकी माँ का देना चाहता हूँ एज ए मदर। तो ये स्टेटमेंट भी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके की होती है। सबसे पहले मैं आपको डिटेल बता दूँ, उन्होंने लिखा कि जो उब्बा जेट्स होंगे ना आपकी, वो जर्मनी के अंदर से किसी भी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से हो और वो सर्टिफाइड ट्रांसलेटर जर्मनी की अदालत से अप्रूव्ड हो। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवानी है। जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके लिए ये जनाब मेरे अकाउंट के ऊपर वीडियो है, आपने ये वाली वीडियो जाके देखनी है। इसके अंदर मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है कि हमने ट्रांसलेशन जर्मनी से कहाँ से करवाई थी, और जो है ना अगर किसी और कंट्री से भी आपने ट्रांसलेशन करवाई हुई है तो उसको फिर आपने जर्मनी के सर्टिफाइड ट्रांसलेटर को दिखा के उसको चेक करवा के फिर आपने उससे एक सर्टिफिकेट लेके उनको देना है। तो बेहतर इसका हल यही है कि आप जो है ना जर्मनी से ही ट्रांसलेशन करवाएं और सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से करवाएं। ये जनाब 3 मिनट की वीडियो है, इसी अकाउंट के ऊपर आप जो है ना इस वीडियो को जाके देखें, इसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि ट्रांसलेशन कैसे करवानी है। तो आपने जब अपनी फॉरेन मैरिज को रात है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने जाना है तो उसी वक्त ही अपने मैरिज सर्टिफिकेट को भी जर्मन में ट्रांसलेट करवा के रख लें और अपना और अपनी वाइफ का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी भी आप जो ना सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करवा के रख लें, ताकि जब आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो तो इन चीज़ों पे आपका टाइम ज़ाया ना हो। जब आपने उनको डॉक्यूमेंट्स दे देने ये सारे, तो फिर स्टैंडर्ड साउंड वालों ने लिखा हुआ है कि आपने हमसे रब्ता नहीं करना, यानी कि आपने बार बार हमारे ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने। तो बेहतर ये होगा कि आप टेलीफोन पे हमसे पूछ लें ताकि हम आपको इसके स्टेटस के बारे में बता दें। तो किसी भी ऑफिस को आपने तंग नहीं करना। हर ऑफिस के पास जहाँ पे वर्कलोड है, हर ऑफिस के पास जाना है तो अपॉइंटमेंट बना के जाना है, लेकिन इस काम के लिए उन्होंने कहा कि आपने फ़ोन पे पूछते रहना है कि आपका रेडी हुआ कि नहीं हुआ। ये जनाब वो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जिसमें आप बताएंगे कि मैं अपने बच्चे का जो लास्ट नेम है वो किस नाम पे रखूँगा, अपना नाम लगाऊंगा या अपनी वाइफ का साथ नाम लगाऊंगा। इसका मैंने आपके लिए ये जर्मन वर्जन तैयार किया है और ये मैंने इंग्लिश वर्जन तैयार किया है, ताकि आपको जो ना इसकी समझ आ जाए अगर जिन लोगों को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। तो इसके अंदर आप देखें कि ये सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ पे नहीं समझ आता तो ये इंग्लिश में भी इस साइड पे लिखा हुआ है। इसके अंदर आपने फिलिंग करनी है, यहाँ पर फादर की डिटेल, यहाँ पर मदर की डिटेल, फिर जो है ना यहाँ पे बताना आपने आपकी शादी कब हुई है वो डेट लिखनी है। फिर उसके बाद जनाब बताना है आपकी शादी किस कंट्री में हुई है, उस इलाके का नाम, उस कंट्री का नाम लिखना है। फिर आपने इसके अंदर बताना है कि हम शादी के बाद एक ही जो है ना फैमिली नेम लेके चल रहे हैं,
लाइक जो है ना, अगर हस्बैंड ने अपना जो लास्ट नेम है वो अपनी वाइफ के साथ भी अटैच कर दिया है, तो वो आपका वही फैमिली नेम चलता जा रहा है। फिर आप इसके अंदर ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो डिक्लेरेशन हम दे रहे हैं ना, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चे की बर्थ को रजिस्टर करवाने के लिए दे रहे हैं। आपने यहाँ पर प्लेस लिखनी है, डेट लिखनी है, जो फादर है उसने यहाँ पे साइन करने हैं, यहाँ पर मदर ने साइन करने हैं। फिर ये है कि आपने अपना फैमिली नेम यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। कुछ स्टैंडर्ड साउंड क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप जो ना अलहदा से भी हमें लिख के बताएं कि आपके बच्चे का जो फैमिली नेम है ना, वो क्या होना चाहिए। फर्ज करें जी, एज ए फादर आपका नाम है जी मोहम्मद अली, और आपके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम है जी खुरम। आप कहते हैं जी मैंने अपने बच्चे के नाम के साथ अपना जो लास्ट नेम है ना, जो अली है मेरा लास्ट नेम, मैंने वही अटैच करना, लाइक खुरम अली, मिसाल के तौर पे। तो इस तरीके से आपने अपने बच्चे का यहाँ पे लिख देना कि जो लास्ट नेम है ना वो मैंने अली रखना है, या जो भी आपका लास्ट नेम है, इट्स अप टू यू। इस डिक्लेरेशन फॉर्म का आपने प्रिंट निकाल लेना है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको स्टैंडर्ड साउंड वाले खुद भी दे देते हैं, या आपसे जो ना वो ज़ुबानी कलामी भी पूछ लेते हैं कि आप हमें वैसे बता दें कि आपने कौन सा रखना है। तो ये मैंने आपकी सहूलत के लिए खुद क्रिएट किया है। जब आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए, तो कुछ टाइम के बाद ये वाला बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि बुट्स और कोंडे आपको मिलेगा। ये आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा, जिसमें आपके बच्चे का नाम, उसकी मदर का नाम, फादर का नाम, और किस स्टेट में पैदा हुआ और किस डेट पे पैदा हुआ, ये वो सारी डिटेल लिखी होगी। साथ उस इलाके के साइन स्टैंप होंगे। ये जनाब वो गिबोट्स और कुंडे है जो जर्मनी में चलता है। और आपने अब क्या करना है, जब भी आपने स्टैंडर्ड आर्म्ड जाना है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की मजीद कापीज उनसे मांगनी है। जैसा कि आपने जब किंडरगार्टन अप्लाई करनी है तो उसके लिए भी आपको एक कॉपी चाहिए होगी। ये है जनाब एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको किंडरगार्टन अप्लाई करने के लिए एक कॉपी चाहिए होगी ना बर्थ सर्टिफिकेट की, ये उसके लिए है। ये वही आपको देंगे, उन्होंने फिल करना सब कुछ। ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके का उनका पास एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ये आपको दिखाएंगे। इसी की बुनियाद पे आपको आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की मजीद कापीज मिलेंगी, जो उसी गिबुट्स और कुंडे की तरह की होंगी, लेकिन उसके ऊपर मेंशन हुआ होगा कि ये गिबुट्स और कुंडे है फॉर किंडरगार्टन, ये गिबुट्स और कुंडे है जी फॉर एल्टरनगेल्ड एंड सो ऑन। तो ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जी बे अंट्रागुंग फोन किंडरगार्टन, ये किंडरगार्टन के लिए है। ये है जनाब आपके बच्चे के किंडरगार्टन में रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एक उसकी कॉपी लेनी है, जो आपने उसके किंडरगार्टन में देनी है। ये उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। तो उसके बाद ये जनाब आपने अपने बच्चे की मजीद एक बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी लेनी है, जो आपने अपने क्रंकन कासे को देनी है श्वांगर शाफ्ट और मोटर शाफ्ट बेनिफिट के लिए, जिसकी बुनियाद पे आपके बच्चे की इंश्योरेंस भी फैमिली इंश्योरेंस हो जाएगी, यानी कि आपकी इंश्योरेंस में आपका बच्चा भी शामिल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई और बेनिफिट भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस से मिल रहा हो तो वो आपको ऐसे ही मिलेगा। ये जनाब जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करके देंगे, एक बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको ये वाला मिलेगा, ये तो फॉर एवर आपके पास रहेगा। और इसी तरीके के आपको मज़ीद कॉपीज़ मिलेंगी। जितनी एप्लीकेशन आपने अभी दी हैं, उतनी ही आपको कॉपीज़ मिलेंगी। लेकिन उसके नीचे मेंशन होगा कि गिबुट्स उरकुंडे फॉर किंडरगार्टन, गिबुट्स उरकुंडे फॉर एल्टरनगार्टन एंड सो ऑन। ये वाला जो वीडियो का पार्ट था ना, ये पाकिस्तानी, इंडियन या किसी और थर्ड कंट्री से आए हुए लोगों के लिए था, यानी कि ये सबके लिए था। और ये जो अब मैं आपको पार्ट बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जो ना पाकिस्तानियों के लिए है। इसके अंदर जो ना आप सारा तसल्ली से सुनिएगा। अब अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, तो आपके पास जर्मनी का पासपोर्ट है, तो आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे के पास भी डुअल नेशनलिटी हो, यानी कि पाकिस्तान की भी और जर्मनी की भी। उसमें ये होगा कि आपको ऑफ कोर्स अपने बच्चे के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। या अगर जो है ना आप जर्मनी में किसी भी रेजिडेंस कार्ड के ऊपर रह रहे हैं, किसी भी रेजिडेंस स्टेटस के ऊपर रह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप नेशनल नहीं हैं, तो आपको उस केस में भी अपने बच्चे के लिए यहाँ पे रहते हुए रेजिडेंस कार्ड हासिल करने की ज़रूरत है। तो इन दोनों केसेस में आपको जो ना पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि आपने अपने बच्चे की जो बर्थ है ना, वो कहाँ कहाँ पे आपने रजिस्टर करवानी है और कैसे कैसे जो ना आपने इस प्रोसेस को लेकर चलना है। आपने अब क्या करना है कि आपने अपने बच्चे की बर्थ स्टैंडर्ड के अंदर रजिस्टर करवा ली। वहाँ से आपने बर्थ सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ रब्ता करना है, जो बर्लिन के अंदर है, या फिर जो है ना आपने पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के साथ रब्ता करना है, जो कि फ्रैंकफर्ट में है। तो वो मैं आपको बता दूं कि किन लोगों ने बर्लिन में रब्ता करना है और किन लोगों ने फ्रैंकफर्ट में रब्ता करना है। आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर अपना इंटरनेट का ब्राउज़र खोलेंगे। आप लिखेंगे जी पाकिस्तानी एम्बेसी इन बर्लिन। ये एम्बेसी आ गई जी पाकिस्तान की बर्लिन के अंदर। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने करनी है अपने बच्चे की बर्थ की रजिस्ट्रेशन। तो इस पे आप क्लिक करेंगे और फिर जो है ना
ये वो बता रहा है कि जो बर्लिन में रहने वाले हैं, जो ब्रांडनबुर्ग में रहने वाले हैं, यानी कि जो इन स्टेट्स के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो बर्लिन एम्बेसी से रब्ता करेंगे। और अगर आप दूसरी स्टेट्स में रह रहे हैं तो फिर आपने रब्ता करना है पाकिस्तानी कौंसुलेट के साथ, जो कि फ्रैंकफर्ट के अंदर है। ये आपने वेबसाइट खोलनी है, आपने यहाँ जाना है इसके ऊपर, फिर आपने यहाँ से चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि आपने अपने बच्चे की बर्थ को रजिस्टर करवाने के लिए फॉर्म S1 फिल करना है और फॉर्म S फिल करना है। जो फॉर्म S है उसके ऊपर मदर और फादर दोनों के साइन होने चाहिए। फिर उसके बाद आपने अपने बच्चे के 2 फोटो अटैच करने हैं, जिनका वाइट या ब्लू बैकग्राउंड हो, ये उनका साइज लिखा हुआ है। ये उन्होंने लिखा कि 18 यूरो आपने फीस पे करनी है, और आज 18 अक्टूबर 2025 है। उसके बारे में उन्होंने सारी डिटेल लिखी हो कि आपने इस बैंक के अंदर फीस पे करनी है। आप कॉन्सुलेट के अंदर जाके भी फीस पे कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के साथ, यानी आपके पास जो बैंक का कार्ड होता है उसके जरिए भी जो है ना उनके खाते पे इसकी पेमेंट कर सकते हैं, या जो है ना आप बैंक के जरिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब आपने उनको बैंक के जरिए ट्रांसफ़र करना है, आपने अपने बैंक की जो उम्मा होंगे ना, वो संभाल के रखनी है, वो साथ लेके जानी है। फिर जनाब उन्होंने लिखा कि आपने अपने बच्चे का एक बुट्स कुंडा लेके आना है, जो कि आपको स्टैंडर्ड साउंड से इशू है। यानी कि स्टैंडर्ड साउंड वाला जो प्रोसेस है वो आपने पहले करना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसमें यह है कि आप ये सारी चीज़ें उनको बाई डाक, यानी कि बाई पोस्ट उनको भेज सकते हैं, अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा हो गई है, किसी वजह से आप नहीं रजिस्टर करवा पाए, फिर उन्होंने लिखा कि आपने वहाँ पर खुद आना है ये सारा कुछ लेके, फिर आपने बाई डाक नहीं चीज़ें भेजनी। उन्होंने लिखा कि अगर आप मज़ीद लेट हो गए, यानी कि आप 1 साल तक बच्चे की बर्थ को रजिस्टर नहीं करवा पाए, तो फिर आपने हमारे से रब्ता नहीं करना एम्बेसी से, फिर आपने डायरेक्टली अप्रोच करना है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी वजारत दाखिला को, या फिर जो ना जो नादरा का ऑफिस है पाकिस्तान में, आपने उनसे रब्ता करना है, उनसे पूछना है कि बच्चे की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो ये जनाब सारा प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट सारे बताए हुए हैं। तो इसके अंदर क्या है जी, ये जनाब फॉर्म एस है, इसकी आपने फिलिंग करनी है। फॉर्म एस और फॉर्म S1 ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। जब आप बर्लिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएंगे तो यही चीज़ें आपको बर्लिन के अंदर भी मिलेंगी। ये सारी डिटेल लिखी होगी, फॉर्म एस और फॉर्म S1 ये आपने डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट लेके आपने फिल कर लेना है। आपने प्रिंट कहाँ से लेना है, आप जो है ना अपने इलाके के DM स्टोर पर चले जाएँ, वहाँ से जाके इसका प्रिंट ले सकते हैं। आप USB में डाल के ले जाएँ फाइल, या अपने मोबाइल के अंदर डाल के उसको ले जाएँ। वो भी मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि आपने DM से जाके किस तरीके से प्रिंट लेना है। अब जो है ना मैं बर्लिन की एम्बेसी वाली साइड क्लोज कर देता हूँ, सिर्फ एक साइड पे आपको लेके चलता हूँ, लेकिन दोनों साइडों का प्रोसेस जो है ना वो सेम है। तो ये जो ना फॉर्म एस और फॉर्म S1 ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, ये आपने फिल कर लेने हैं। मैं आपको अपने बच्चे के लिए जो मैंने फॉर्म फिल करके भेजा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ये जनाब फॉर्म एस था और ये फॉर्म S1 है। ये फॉर्म S1 है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। जब आप ये दोनों फॉर्म फिल करके भेजेंगे तो वो आपको S1 फॉर्म वापस कर देंगे, इसके ऊपर स्टैंप लगा के साइन करके। जब आपने उनको बाई डाक चीज़ें भेजनी है, यानी कि बाई पोस्ट, तो आपने क्या करना है कि आपने उनको एक सेल्फ एनवेल्प भेज देना है, जिसके ऊपर आपके घर का एड्रेस लिखा हो, और साथ आपने जो ना उसके ऊपर स्टैंप लगा देनी है डाकखाने से लेके, जहाँ जर्मनी के अंदर से तकरीबन 4.5 यूरो या 5 यूरो की वो स्टैंप्स आएंगी, जिसको आइन श्राइबन कहते हैं। आइन श्राइबन मतलब कि जब वो आपके बच्चे का ये वाला फॉर्म वापस भेजें रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो जब डाकिया आपके पास डाक लेके आए, तो जिस बंदे के नाम की डाक हो वो उसके हाथ में पकड़ा के जाए, तो उसको आइन श्राइबन कहते हैं। आपने जब एम्बेसी में भेजनी है या आपने कंसुलेट में भेजनी है बाई पोस्ट, तो आपने भी आइन श्राइबन ही करनी है उनके एड्रेस के ऊपर। ये उनका एड्रेस है, ये फॉर्म एस के ऊपर भी लिखा हुआ है और फॉर्म S1 के ऊपर भी। आपने ये देख लेना कि आप जो है ना कंसुलेट को भेज रहे हैं या आप जो है ना बर्लिन एम्बेसी को भेज रहे हैं। ये जी फॉर्म S1 है, ये मैंने 2021 में जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो मैंने उस वक्त फिल करके उनको भेजा था। तो आप देख लें इसके अंदर सारी मैंने फिलिंग की हुई है अपने बच्चे के हिसाब से और अपने नाम के हिसाब से। तो जब आप ये उनको फिल करके भेजते हैं, ऊपर जो है ना अपने बच्चे का फ़ोटो लगा के भेजते हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा था कि आपके बच्चे का फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ या फिर जो है ना ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो, तो आप देखें कि मैंने ब्लू बैकग्राउंड के साथ सेंड किया है। आपने ये फ़ोटो एक लगा के ऊपर और एक साथ वैसे अटैच करके भेज देना है। जब आप उनको भेजेंगे तो यही आपके हाथ का फिल हुआ। सिर्फ एम्बेसी क्या करेगी कि इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग वो करेंगे, ये वाली फिलिंग उनसे हुई है और ये वाली स्टैंप उन्होंने लगाई है, ये वाली स्टैंप उन्होंने लगाई है, ये वाला जो ना स्टैंप उन्होंने लगाई और यहाँ पे साइन किए। ये वाली फिलिंग करके वो इसी के ऊपर ये आपको वापस भेज देंगे। इस तरीके से आपके बच्चे की जो बर्थ है ना वो पाकिस्तान में रजिस्टर हो जाएगी, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की इस तरीके से बर्थ यहाँ पे जर्मनी में रजिस्टर होती है। तो ये वाला जो फॉर्म जब आपके पास आ गया फॉर्म S1, तो इसको लेके
आपने अब क्या करना है कि आपने अपने बच्चे का नाइकॉप अप्लाई करना है। नाइकॉप मतलब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो उसको आपने अप्लाई करना है कहाँ पे जाके? आपने अपने मोबाइल के अंदर जो है ना, ये वाली ऐप इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले स्टोर पे जाके। इसको कहते हैं जी पाक आइडेंटिटी। इस पे जब जाएंगे तो ये वाली ऐप होगी इस तरीके से। तो ये आपने अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। ये जनाब नादरा वालों की ऐप है। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप अपने बच्चे का न्यू नाइकॉप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई लॉस्ट हो गया है CNIC, उसके लिए आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपने ID कार्ड की रिन्यूअल करवानी है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली जो है ना ऐप, इसके ज़रिए आप अपने बच्चे का नाइकॉप अप्लाई करेंगे। इस ऐप के अंदर प्रोसेस बड़ी डिटेल से और बड़ा सादा अंदाज में समझाया गया है। उर्दू ज़बान में भी है और इंग्लिश ज़बान में भी है। ये ऐप जो है ना बाइलिंगुअल है, तो आपको यहाँ पे बड़ा इजीली हर चीज़ समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसी ऐप के ज़रिए अपने बच्चे का नाइकॉप अप्लाई किया था। ये देखें, जब मैंने अपने बच्चे का नाइकॉप अप्लाई किया था ना 2022 में, तो मुझे फिर ये कन्फर्मेशन की ईमेल आ गई थी कि आपका ये ट्रैकिंग ID है, ये एप्लीकेंट का नेम है, ये सिटीज़न नंबर है, यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है। तो आपने नाइकॉप के लिए अप्लाई किया तो उसके बारे में सारी डिटेल आ गई। तो इसी ऐप के ज़रिए मैंने भी अप्लाई किया था। तो आपको फिर ईमेल के ज़रिए कन्फर्मेशन आ जाती है। आपने जो नाइकॉप है ना, वो पाकिस्तान आइडेंटिटी वाली जो ऐप मैंने आपको बताई है, वो आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है। वहाँ से आपने अप्लाई करना है। लेकिन उसके लिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए। तो यहाँ से हम जाएँगे ये नादरा की वेबसाइट पे, क्योंकि वो नादरा से अप्लाई होना है और वो ऑनलाइन अप्लाई होना है। तो यहाँ से हम गए नादरा से नाइकॉप। यहाँ पे उन्होंने नाइकॉप के बारे में, उसके बाद POC के बारे में, FRC के बारे में सारी डिटेल बताई हुई है। तो हमने क्या करना है, उन्होंने बताया कि ये नाइकॉप आपका ऑनलाइन अप्लाई होना है। तो इसके लिए आप एम्बेसी से या कंसुलेट से रब्ते ना करें। ये उन्होंने इसके बारे में सारी डिटेल बताई है कि आपने यहाँ पे रब्ते नहीं करने। तो आपने नादरा की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, यानी कि जो उन्होंने ऐप दी है उसके ज़रिए। तो मैं इसके बारे में आपको दिखाता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हम यहाँ से जाएंगे नादरा की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से जाके ये नीचे लिखे हुए हैं इसके प्रोडक्ट्स, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। इस पे क्लिक किया तो इसके अंदर ये बताया हुआ है कि नाइकॉप किन किन कंट्रीज़ में रहने वाले लोग ले सकते हैं। ये उन कंट्रीज़ का नाम है, ये जर्मनी भी आता है इसमें। उसके बाद जनाब इसमें ये उसकी फ़ी बताई है कि कितनी फ़ीस आपको देनी होगी। इसको स्मार्ट नाइकॉप भी कहते हैं या फिर जो है ना सिर्फ नाइकॉप भी कहते हैं। तो इसके लिए लिखा हुआ है कि हाउ कैन आई अप्लाई फॉर नाइकॉप। यहाँ से उन्होंने लिखा है कि आप या तो नादरा के ऑफिस चले जाएं, ये वाले आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, या फिर जो है ना आप इस ऐप के जरिए जाके अप्लाई करें जो मैंने आपको पहले बता दी हुई है, पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप। इसमें सारी आपने एंट्रीज करनी है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे? आई एम एन ओवरसीज पाकिस्तानी एंड वांट टू गेट आइडेंटिटी कार्ड। तो ये है जी, आपका बच्चा क्योंकि 18 साल की उम्र से छोटा है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके बच्चे का बेफाम वो जब पाकिस्तान में पैदा हुआ तो उस केस में चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले बताया कि S1 फार्म जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। वो आपने पाकिस्तानी एम्बेसी से हासिल करना है या पाकिस्तानी कौंसलेट से, वो लेना है। इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं जब आपने उस ऐप के ज़रिए अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपका नाइकॉप बन के आ जाएगा। जैसा कि ये देखें, ये मेरे बेटे का है। तो जब आपका नाइकॉप बन के आ जाएगा पाकिस्तान से, फिर आपने इसकी बुनियाद पे अब अप्लाई करना है अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट। अब आपने अपने बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि या आपने पाकिस्तानी कौंसलेट से रब्ता करना है, या फिर जो ना आपने बर्लिन एम्बेसी से रब्ता करना है। अगर आप हैसन स्टेट में, तुरंगिया स्टेट में, या जो स्टेट्स आपने वहाँ पे देखी हैं बर्लिन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर, तो उसके अलावा किसी और स्टेट में रह रहे हैं तो आपने इसी कौंसलेट से रब्ता करना है। तो आप फिर इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, क्योंकि जब भी आपने फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनवाना है तो आपको खुद वहाँ पे जाना होगा। जब आपने रीन्यू करवाना है तो वो आप ऑनलाइन घर बैठ के रीन्यू करवा सकते हैं। तो क्योंकि आपके बच्चे का फर्स्ट टाइम बनने जा रहा है, फिर आप यहाँ पे जाएंगे कंसुलर सर्विसेज। इस पे ये जो है ना पासपोर्ट, मशीन रीडेबल पासपोर्ट, इस पे क्लिक किया। ये जनाब वो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपने फर्स्ट टाइम अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई करना है, या अगर इन केस किसी ने रीन्यू भी करवाना है। रीन्यू तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी करवा सकते हैं, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप एम्बेसी में भी जा सकते हैं। और जिसने फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई करना है सबसे पहली दफ़ा, तो उसको एम्बेसी में अपीयर होना होगा पर्सनली, ये लिखा हुआ जी, द एप्लीकेंट्स हैव टू पर्सनली अपीयर। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपके साथ वाइफ हैं तो वाइफ और हस्बैंड, जो वाइफ है ना वो वाला ID कार्ड अपना लेके जाए जिसके ऊपर हस्बैंड का नेम लिखा हो, ना कि उसके फादर का नेम। यानी कि शादी के बाद
जो आईडी कार्ड बनता है वाइफ का वो हस्बैंड के नेम के साथ बनता है, तो वो वाला उनका आईडी कार्ड आपने लेके ना। उसके बाद ये सारी डिटेल लिखी है। फिर अगर आपका बच्चा 18 साल से छोटा है, जैसा कि आपका न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा कि जो वालिदैन है ना, माँ और बाप, ये दोनों लाजमी हैं, ये दोनों का वहाँ पे आना ज़रूरी है। फिर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और उनके साथ कॉपीज़ भी लेके आनी है, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो कॉपी मशीन एक है, उस पर रश ज़्यादा होता है, तो लिहाजा आप अपने घर से फ़ोटो कॉपीज़ करके लेके जाएं। वहाँ पे जो फ़ोटो कॉपी की मशीन है उसके चार्जेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एक जो है ना फ़ोटो कॉपी के चार्जेस 20 सेंट्स हैं, आज 18 अक्टूबर 2025 है इसके अकॉर्डिंग। और मंडे से लेके थर्सडे तक 9 बजे से लेके 12 बजे तक दोपहर के टाइम, सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आप वहाँ पे जा सकते हैं और आपने अपॉइंटमेंट लेके जाना है। ये जनाब फीस है आपके नॉर्मल पासपोर्ट की। अगर आप 5 साल वाला बनवाते हैं तो उसकी 36 यूरो। अगर आप 10 साल वाला बनवाते हैं नॉर्मल, 54 यूरो। अगर आप अर्जेंट बनवाते हैं तो ये उसकी फ़ीस है। तो उसके बाद जनाब आपने फ़ीस कहाँ पे करनी है, आपने वहाँ पे जाके भी पे कर सकते हैं उनके कासे के ऊपर अपने बैंक के कार्ड के ज़रिए, या फिर आप अपने बैंक से उबावाइजम करवा दें, तो इस तरीके से भी पॉसिबल है। जब आपने उबावाइजम करवानी है तो आपने अपने कॉन्टो हाउसबुक यानी कि अपने स्टेटमेंट साथ लेके, यानी यहाँ से ये साबित हो कि ये वाला जो है ना आपने एम्बेसी को फलान टाइम पे फीस ट्रांसफ़र करवा दी हुई है। फिर ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने साथ लेके जाने हैं। अपने बच्चे का नाइकॉप जो कि आपने पहले बनवा लिया होगा। उसके बाद आपने S1 फॉर्म लेके जाना है, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जो मेरे बेटे का बन के आया है। उसके बाद आपने गबोट्स और कुंडे लेके जाना है। उन्होंने लिखा कि S1 फॉर्म ले जाएं या गबोट्स और कुंडे, तो आप जो ना इन दोनों को ले जाएं, गबोट्स और कुंडे को भी और S1 फॉर्म को भी। उसके बाद दोनों पेरेंट्स के नाइकॉप लेके जाने हैं। फिर जो आपके पास जर्मनी के रेजिडेंस कार्ड हैं या जर्मनी का कोई पासपोर्ट है अगर आपको मिल गया हुआ तो वो अपने साथ लेके जाना है। और फिर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास है वो अपने लेके जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जब आपने अपने बच्चे का फर्स्ट टाइम पासपोर्ट अप्लाई करना है। जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो आपको 5 से 6 हफ्तों में मिलेगा, और जो अर्जेंट पासपोर्ट है वो आपको 2 से 3 हफ्तों में मिलेगा। अर्जेंट में आपको पता है कि फीस भी ज़्यादा होती है। ये देखें जी, ये अर्जेंट की फीस है। वही 5 साल वाला जो 36 यूरो में नॉर्मल में बन रहा है वो 70 यूरो में। इसी तरीके से आप देखें 10 साल का। और जब आपने फ़ीस पे करनी है तो आपने 1 यूरो इसके अंदर एडिशन करके जो है ना फ़ीस पे करनी है। अगर 36 यूरो तो आपने 37 पे करनी है। ये उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बैंक के चार्जेस हैं। अगर आपकी 70 है तो आपने 71 पे करनी है। तो उन्होंने लिखा कि फ़ीस जो है ना ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपने सोच समझ के पे करनी है, क्योंकि फिर वापस नहीं फ़ीस मिलेगी। फिर उसके बाद जब आपका पासपोर्ट अप्लाई हो जाए तो फिर आपको वो टोकन दे देंगे, तो उसको आपने यहाँ से ट्रैक करना है। इस पे क्लिक करें जी। जो आपको उन्होंने टोकन दिया होगा वो आपके पास होगा, आपने उसका नंबर यहाँ पे एंटर करना है, फिर उसके बाद आपने सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो उन्हीं के बारे में डिटेल आएगी जिनका यहाँ पर बन के आ चुका हुआ है, और जिनका भी बन के नहीं आया, यानी कि अभी वो कलेक्शन के लिए रेडी नहीं है, तो उसके ऊपर लिखा आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब ये कि अभी वो बन के नहीं आया। और जब आपका बन के आ गया हुआ तो फिर दो ऑप्शंस हैं, या तो आप खुद वहाँ पे जाके मंडे से थर्सडे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक उनसे पिक कर लें, या फिर जो है ना अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपने किसी और को भेजना, तो उसको आप अथॉरिटी लेटर दे के भेजेंगे ये बनता है, ये इसका आईडी कार्ड नंबर है, ये मेरी जगह पर पिक करने आएगा, मैं किसी वजह से नहीं आ सकता, तो वो बंदा भी जाके आपकी जगह पर पिक करके ला सकता है। या फिर तीसरा तरीकाकार ये है कि आप उनको कहें कि आपके घर के एड्रेस के ऊपर जो है ना पोस्ट कर दें। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप अगर खुद नहीं जा सकते, एम्बेसी दूर है आपसे, तो आप अपना ओरिजिनल टोकन जो स्लिप है ना उसकी फोटो कॉपी करके अपने पास रख लें। जो ओरिजिनल है वो आप एक एनवेल्प में डाल के इस एड्रेस पे उनको सेंड कर दें। और आपने क्या करना है, आपने आइंश्राइबन पोस्ट भेजनी है। आइंश्राइबन मतलब कि जब भी पोस्ट जाए वो एम्बेसी के किसी ऑफिशियल के हाथ में दे के आए। साथ आपने उसके अंदर एक और खाली एनवेल्प डालना है जिसके ऊपर आपके घर का एड्रेस लिखा होगा। साथ आपने 4.5 यूरो से लेके 5.5-6 यूरो तक जो ना टिकट्स मिलेंगी आपको डाकखाने से, वो आपने उस एनवेल्प के ऊपर लगा के भेजनी है, ताकि जब वो आपका पासपोर्ट उसमें डाल के भेजें तो उनको कोई फीस ना देनी पड़े। तो ये आपके पल्ले से ही आपके घर के एड्रेस के ऊपर आ जाएगा जिसके अंदर आपका पासपोर्ट होगा। तो जब आपने डाकखाने से टिकटें लेनी तो आपने फ्रैंकफर्ट के कॉन्सुलेट से अपने घर का एड्रेस बता के आपने टिकटें लेनी है। उनको साथ आपने कहना कि आइंश्राइबन वाली टिकटें दें जो कि 4.5 यूरो से लेकर 5.5-6 यूरो तक आएंगी। तो वो टिकट्स आपने साथ ऊपर लगा देनी है। तो इस तरीके से आपके घर के एड्रेस पे जब आएगा डाकिया लेके, आपका नाम लिखा होगा तो आपके हाथ में वो दे के आपसे सिग्नेचर लेके जाएगा। तो ये जनाब इस तरीके से आपके बच्चे का पासपोर्ट बन के आ जाएगा। और अब जब आपके बच्चे का पासपोर्ट बन के आ गया तो आपने अपने इलाके के आउसलैंडर पे होड़े से रब्ता करना है, या जब आपका पासपोर्ट बनने गया होगा तो उससे पहले ही आपने जो ना आउसलैंडर पे होड़े से रब्ता कर लेना है। उनको कहना कि हमें आप अपॉइंटमेंट दें, हमने अपने बच्चे का आपसे रेजिडेंस कार्ड लेना है। तो आपने आउसलैंडर पे होड़े से अपॉइंटमेंट ली होगी पहले ही। जैसे ही आपका पासपोर्ट बन के आएगा तो आपने आउसलैंडर पे होड़े चले जाना है।
जो डॉक्यूमेंट्स आपको हाउस रेंट होल्डर ने मांगे होंगे वो आपने साथ लेके जाने हैं उस अपॉइंटमेंट पे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे का रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर देंगे और जो रेजिडेंस कार्ड आपको मिलेगा वो आपके बच्चे के पासपोर्ट के बिहाफ पे मिलेगा। ये जनाब सारा तरीकाकार है। मेरे देसी बहन भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको जर्मनी में रहते हुए अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के बारे में आपको तमाम स्टेप्स का अच्छे से पता चल गया होगा। चाहे आप जर्मनी के नेशनल हों या आपके पास डुअल नेशनलिटी हो, इन दोनों केसेस में आपको मैंने सारा डिटेल से बता दिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।